हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मैथोरियल्स के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले क्लास 10th साइंस का इवोल्यूशन पार्ट। जैसे कि हम लोग ने सबसे पहले जो वीडियो देखा था उसमें हेरिडिटी के बारे में देखा था, आज हम देखने वाले हैं इवोल्यूशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते विद इवोल्यूशन। व्हाट इज़ इवोल्यूशन? इवोल्यूशन मीन्स इट इज़ the gradual change occurring in living organisms over a long duration। मतलब changes which have been taken place in long period of time इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड इवोल्यूशन। मतलब जो चेंजेस होने के लिए बहुत साल लगता है या बहुत साल लगते हैं, मतलब लैक्स ऑफ ईयर्स लगते हैं उसको चेंजेस होने में, और तब उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? इवोल्यूशन बोलेंगे। और वो जो चेंजेस होते हैं वो बहुत धीरे 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 होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें तो मंकीज़ जो भी ओल्ड ज़माने के जो भी मंकीज़ थे उनसे उनका कन्वर्जन किस में हुआ, उनका इवोल्यूशन किस में हुआ है? एप्स में हुआ है। फिर एप्स का जो इवोल्यूशन हुआ है वो किस में हुआ है? ह्यूमन बींग्स में हुआ है। बराबर। तो दिस प्रोसेस टेक्स लॉन्ग टाइम टू डू मॉडिफिकेशंस एंड दिस चेंजेस विल बी परमानेंट। तो मंकीज से इवॉल्व होने में, ह्यूमन बींग्स तक इवॉल्व होने के लिए बहुत टाइम लगा। ऐसा नहीं है कि 100 साल पहले मंकीज थे, उसके 100 साल बाद एप्स हुए और तीसरे 100 साल में ह्यूमन बींग्स बने। मतलब 300 ईयर्स में मंकीज से ह्यूमन बींग्स बना, ऐसा तो नहीं हुआ। ठीक है। तो ये इवोल्यूशन होने के लिए बहुत टाइम लगा या बहुत समय लगा। ग्रेजुअल चेंजेस, धीरे धीरे छोटे छोटे चेंजेस होते गए। तो उसको लेकर हम लोग यहाँ पे ऐसा कि एग्जांपल यहाँ पे बोल सकते हैं कि मंकीज़ का जो इवोल्यूशन है वो ह्यूमन बींग्स में हुआ और उसको बहुत टाइम लगा। और जो भी चेंजेस होंगे इवोल्यूशन में, जो भी चेंजेस होते हैं वो क्या होने वाले हैं? परमानेंट होते हैं। ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग को पता है कि 3.5 बिलियन ईयर्स अगो लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करता था अर्थ पे। तो जब लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता था तो यहाँ पे इतने सारे हमारे जो वैरायटीज़ है, डाइवर्सिटीज़, जो हमारे इतने एनिमल्स में डाइवर्सिटीज़ है, प्लांट्स में डाइवर्सिटीज़ है, तो ये जो सेल्स है, उनके जो सेल्स से बनने वाले जो ऑर्गेनिजम्स है वो कैसे आए? ठीक है। तो क्या हुआ था? सबसे पहले एक सिंपल एलिमेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट थे, लाइफ नहीं था तो सिंपल एलिमेंट्स प्रेजेंट थे। तो बहुत सारे सिंपल एलिमेंट्स से हम लोग को उसमें क्या मिला? सिंपल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना। मतलब सिंपल एलिमेंट से सबसे पहले क्या बना? सिंपल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने। फिर ये सिंपल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ मिक्स होने के बाद हम लोग को यहाँ पे क्या मिला? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स मिले, जैसे कि प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड मिले। मतलब ये 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, तो 3.5 बिलियन ईयर्स में स्टार्टिंग के समय में क्या हुआ था? जो भी सिंपल एलिमेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट थे उनका डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होने के बाद हम लोग को यहाँ पे सिंपल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले। फिर इन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जब मिक्सचर हुआ तब हम लोग को यहाँ पे क्या मिला? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स मिले, जैसे कि प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड मिला। मतलब यही सिंपल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर होने के बाद हम लोग को यहाँ पे फर्स्ट टाइप ऑफ सेल मिला था। तो फर्स्ट टाइप ऑफ सेल हम लोग का ऐसे बना था कि मिक्सचर फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है। तो अभी यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स, मतलब एक सेल्स था तभी, तो एक सेल वहाँ पे क्या हुआ? चेंजिंग एटमॉस्फेयर की वजह से या सराउंडिंग की वजह से बहुत सारे उसमें चेंजेस आते गए। तो यहाँ पे मैंने देखो, यहाँ पे रीड करता हूँ मैं यहाँ पे क्या लिखा है। तो नंबर ऑफ दोज cells may have increased at the cost of surrounding chemical changes। ठीक है। there may had been some differences among those cells and according to the principle of natural selection some may have shown good growth and some may have perished which could not adjust with the surrounding। मतलब वहाँ पे तभी बहुत सारे सेल्स जो है वो बहुत सारे जनरेट होते गए, डेवलप्ड होते गए, और उस सराउंडिंग केमिकल चेंजेस की वजह से, और उस सराउंडिंग में ऐसे बहुत सारे सेल्स जो थे वो उस एटमॉस्फेरिक कंडीशन में, एनवायरमेंटल कंडीशन में सस्टेन कर पाए। और बहुत सारे जो सेल्स है वो सस्टेन नहीं कर पाए। मतलब जो सस्टेन कर पाए उनको हम लोग यहाँ पे गुड सेल्स बोलेंगे कि उनका प्रॉपर हैबिचुअल जो ये हैबिट्स था वो बहुत प्रॉपर था, इसलिए वो ग्रो कर पाए। और जो नहीं ग्रो कर पाए, मतलब जिनको सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में एडजस्ट करने को प्रॉब्लम हो रहा था, तो वो जो सेल्स थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके। तो ऐसा करते करते अभी क्या है? बहुत सारे स्पीशीज़ जो है वो प्लांट्स के भी यहाँ पे अभी है और एनिमल्स के भी है। ह्यूज डाइवर्सिटीज़ है। मतलब अगर हम यहाँ पे देखें तो एनिमल डाइवर्सिटी का जो रेंज है वो फ्रॉम यूनिसेलुलर, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी यहाँ पे प्रेजेंट है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी यहाँ पे प्रेजेंट। तो यूनिसेलुलर अमीबा और पैरामीशियम से लेकर ह्यूमन से लेकर जाइंट वेल तक के डाइवर्सिटीज़ यहाँ पे है। बहुत सारे करोड्स ऑफ वराइटीज़ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स यहाँ पे मिलते हैं। तो प्लांट्स डाइवर्सिटी भी क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ वेरियस स्पीशीज़ ranging from unicellular cholera
टू द ह्यूज बनियन ट्री। मतलब प्लांट्स में भी इतने डाइवर्सिटीज़ है, इतने टाइप्स ऑफ प्लांट्स है यहाँ अभी के ज़माने में यहाँ पे, लेकिन इन सब का जो मेन यहाँ पे अगर रूट देखें तो सबसे पहले जो था वो एक ही सेल फॉर्म हुआ था, वो भी किससे फॉर्म हुआ था, सिंपल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से फॉर्म हुआ था। फिर उनसे धीरे धीरे क्या होते गया, डेवलपमेंट होते गया। डेवलपमेंट होने के बाद जो सेल्स है वो डिवाइड होते गए, बहुत सारे सेल्स होते गए, और उसमें से अलग अलग डिफरेंट जो सेल्स थे वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से कुछ सेल्स जो है वो सस्टेन कर पाए और कुछ सेल्स एडजस्ट नहीं कर पाए। तो उनका मतलब जो नेचुरल सिलेक्शन, जो यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं, उसकी वजह से बहुत सारे सेल्स जो है वो डेड हो चुके हैं और बहुत सारे सेल्स जो है वो अभी तक यहाँ पे है, और उसकी वजह से इतना सारा डाइवर्सिटीज़ या इतना सारा वैरायटीज़ हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये मतलब हम लोग को इतना पता चलता है कि जो भी अभी डाइवर्सिटी वो एक ही ओरिजिन से है, या इनका जो फॉर्म था वो एक ही फॉर्म था, उसके बाद ये सारे चेंजेस होने लगे, तो वो हम लोग यहाँ पे अभी देखने वाले। ठीक है, तो एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन मतलब जो इवॉल्व हुआ था वो एक ही सेल की वजह से इतने सारे सेल्स जो है वो डेवलप्ड हुए। तो अभी एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन मतलब इससे हम लोग को पता चलता है कि जो भी मतलब उनका कॉमन ओरिजिन जो था वो एक ही था, वही हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे। एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन में क्या क्या दिया है, सबसे पहला वाला जो दिया है वो है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस दिया है, सेकंड दिया है वो एनाटॉमिकल एविडेंसेस दिया है, थर्ड जो दिया है वो वेस्टिजल ऑर्गन्स बोला है। ठीक है, और यहाँ पे फोर्थ जो बोला है वो है पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस बोला है, फिफ्थ है वो कनेक्टिंग लिंक्स है, वो हम लोग जब पॉइंट्स देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा। सिक्स्थ है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। मतलब इन सारे एविडेंस से हम लोग को ये पता चलता है कि सबका, सारे डाइवर्सिटीज़ का, सारे एनिमल्स के डाइवर्सिटीज़ का और सारे प्लांट्स के डाइवर्सिटीज़ का जो भी एक कॉमन ओरिजिन जो था वो एक ही से हुआ था, एक ही सेल से हुआ था स्टार्ट। ठीक है, तो अभी एक एक करके देखते हैं इनका क्या है एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में। तो सबसे पहला हमारे पास जो है वो है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। अभी मॉर्फोलॉजी उसके नाम से ही पता चलता है हम लोगों को कि मॉर्फोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ एनी एक्सटर्नल पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, इट इज़ कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। मतलब मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल जो भी स्ट्रक्चर का ऊपर स्टडी जो होता है उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। मतलब एक एग्जांपल देख लेते हैं जो आप लोग को टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, तो उससे आपको पता चल जाएगा। एनिमल्स ओरिजिन मतलब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डॉग है, ये शिप दिया हुआ है और ये फॉक्स दिया है, तो उनका स्ट्रक्चर ज़रा हम यहाँ पे देख लेते हैं कि द स्ट्रक्चर ऑफ द माउथ कहाँ है, पोजीशन ऑफ द माउथ कहाँ है, एक ही जगह पे है। उनका पोजीशन ऑफ आइज़ जो है वो भी सेम है, दोनों का, तीनों का पोजीशन। स्ट्रक्चर ऑफ द नॉस्ट्रिल वो भी सेम पोजीशंस पे है, बराबर। ईयर पिना वो भी देखेंगे तो वो भी मतलब वैसे ही ये सेम उसी जगह पे है जहाँ पे तीनों डायग्राम से हम लोगों को दिख रहा है। और थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर्स ऑन दी बॉडी, मतलब ये इनको अगर हम प्रॉपरली देखें तो ऐसा लग रहा है कि ये तीनों के जो पूर्वज थे या तीनों के जो पेरेंट्स हुए होंगे तभी के, वो एक ही कॉमन ओरिजिन से बिलोंग करते थे। मतलब ठीक है, अगर बाद में वो सेल्स जो है वो डिफ्रेंशिएट हुए, अलग अलग हो गए कंडीशंस की वजह से, तो इनका बाद में जो उनका जात है वो अलग अलग हो गया जैसे एनिमल्स ओरिजिन का। वैसे जैसे सेम एनिमल्स का था वैसे ही सेम अभी हम लोग अभी प्लांट्स के देखेंगे। तो प्लांट्स का अगर ये 3 डायग्राम्स अगर हम कंसिडर करें तो उनमें जो स्ट्रक्चर है, लीव्स का जो स्ट्रक्चर है, लीफ का शेप जो है, लीफ वेनेशन जो है, लीफ वेनेशन मतलब उसके ऊपर जो लाइनिंग्स होते हैं तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, लीफ वेनेशन, लीफ पेट्यूल एक्सेट्रा। मतलब ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो ये जो आप लोग डायग्राम में दिख रहा है उनमें कॉमन है। ठीक है, तो मतलब इससे भी पता चलता है कि ये जो सारे लीव्स जो है वो भी एक ही कॉमन ओरिजिन से होंगे या एक ही कॉमन ऑर्गेनिज्म से रहे होंगे। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल पार्ट से हम लोग को पता चलता है, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस से हम लोग को पता चलता है कि जो भी जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स है, जितने भी डाइवर्सिटीज़ यहाँ पे एनिमल्स के हैं और प्लांट्स के, वो भी क्या है, एक कॉमन ओरिजिन से डेवलप्ड हुआ है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला जो था वो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस था। सेकेंड वाला हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे वो है एनाटॉमिकल एविडेंस। अभी एनाटॉमिकल एविडेंस मतलब एनाटॉमी मतलब क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी करना, उसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे एनाटॉमी। जैसे हम लोग ने मॉर्फोलॉजी में देखा था जो एक्सटर्नल पार्ट के ऊपर जो स्टडी होता है उसको हम लोग मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, और एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर जो स्टडी होता है ऑर्गेनिजम्स का, उसको हम क्या बोलते हैं, एनाटॉमी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी डायग्राम जो आपको दिया है उसमें अगर आप देखें प्रॉपरली तो फर्स्ट वाला जो है वो ह्यूमन हैंड्स का है, सेकेंड वाला जो है वो 4 लेग ऑफ एन ऑक्स है, ऑक्स का दिया हुआ है, थर्ड जो है वो पेटेजियम ऑफ बैट दिया है, फ्लिपर्स ऑफ वेल्स दिया है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम प्रॉपरली देखें तो हियर यू विल फाइंड दैट देयर इज़ नो एक्सटर्नल सिमिलरिटीज़, मतलब एक्सटर्नल सिमिलरिटीज़ यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन इंटरनली उनका स्ट्रक्चर अगर देखें तो मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर ही है।
बट देर आर सिमिलरिटीज़ इन द स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स एंड बोनी जॉइंट्स इन ऑर्गन्स ऑफ ईच ऑफ दोज। मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे कि ह्यूमन हैंड के केस में हम लोग के 5 फिंगर्स जो है वो वैसे का वैसे सेम स्ट्रक्चर 4 लेग्स ऑफ ऑक्स में दिख रहा है, वैसे ही सेम बैट के इसमें भी दिख रहा है, और फ्लिपर्स ऑफ वेल्स में भी सेम स्ट्रक्चर जैसे फिंगर्स का ह्यूमंस में था वैसे ही सेम स्ट्रक्चर अलग अलग इसमें दिखाया हुआ है। लेकिन नंबर ऑफ जो फिंगर्स का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, या कम है, ज़्यादा है, ऐसा कुछ है, लेकिन ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर उनका सेम है। तो ये एनाटॉमिकल एविडेंस हुआ एनिमल्स का। उससे भी पता चलता है कि ये जो भी कुछ था वो उनका ओरिजिन जो था वो क्या था, मतलब उनका एंसेस्टर्स जो थे वो क्या थे, सिंगल ही थे या एक ही थे। ठीक है, अभी थर्ड है जो है वेस्टेजियल ऑर्गन। वेस्टेजियल ऑर्गन मतलब ऐसे ऑर्गन्स होता है जिसका आपके बॉडी में कोई भी काम नहीं है या कहीं पे मतलब यूज़ नहीं हो रहे, उनको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, वेस्टेजियल ऑर्गन। जैसे कि डीजेनरेटेड और अंडर डेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज वेस्टेजियल ऑर्गन्स। मतलब वही, जैसे कि हम लोग अभी डायग्राम से एक एक करके देखेंगे, जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और ये जो हम लोग ने अभी जस्ट देखा वो क्या है, अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स का अपने बॉडी के अंदर कोई भी काम नहीं है, लेकिन ये किन एनिमल्स में काम आता है। देखो, अपेंडिक्स विच इज़ यूजलेस टू ह्यूमन इज़ यूजफुल एंड फुल्ली फंक्शनल ऑर्गन इन रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स मतलब ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे कि काव होते हैं, बफेलोज होते हैं, जो खाना मतलब उनका जो मुंह जो रहता है वो हमेशा चलते रहता है। मतलब कहीं एक जगह पे बैठ के शांति से बैठ के वो अपना जो चबाने का काम है वो कंटिन्यूस चलता रहता है उनका। तो ऐसे वाले एनिमल्स को क्या बोलते हैं, रूमिनेंट एनिमल्स, और उनमें ये अपेंडिक्स का जो है वो काम है, लेकिन ह्यूमंस में उसका कोई काम नहीं है। सेकेंड है टेल बोन कॉकिक्स। ये टेल बोन जो है वो भी पुराने ज़माने में जैसे हम लोग ने देखा इवोल्यूशन, मंकीज़ थे पहले, उसके बाद एप्स आए, एप्स के बाद ह्यूमन बीन्स है। तो जो मंकीज़ जब भी थे तभी ये टेल का काम था, मतलब किसी चीज़ को पकड़ना या अपने जो खड़े रहने के लिए पोस्चर को सपोर्ट करना, तभी ये टेल बोन का काम था। लेकिन अभी उसका कुछ काम नहीं है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग अभी देख सकते हैं, दूसरा दिया है जो है ईयर मसल्स दिया है, मसल्स ऑफ द ईयर पिना विच आर यूजफुल टू ह्यूमन्स एंड आर यूजफुल इन मंकीज़ फॉर मूवमेंट ऑफ ईयर पिनस। मतलब अभी ये ईयर पिना जो है उसका कुछ काम तो नहीं है अपने ह्यूमन बॉडी में, लेकिन ये जो ईयर पिना है उसका मंकीज़ जैसे कि डॉग्स है, मंकीज़ में, कैट्स में, उनमें ये ईयर पिना जो है वो हिलता है। मतलब जहाँ से जो डायरेक्शन में साउंड आ रहा है वो डायरेक्शन से साउंड कैप्चर करने के लिए उनका जो ईयर पिना है वो मूव होता है, तो मूवेबल ईयर पिना होता है। ठीक है, तो ये ईयर पिना था। और विजडम टीथ, यहाँ पे जो फोर्थ वाला बोला था वो विजडम टीथ था, ये उसका भी कुछ काम नहीं, वो भी वेस्टिजियल ऑर्गन है, यहाँ पे वैसा दिया था। ठीक है, तो फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाला हम लोग को यहाँ पे बोला है कि पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। अभी पैलियोंटोलॉजी मतलब क्या, पैलियोंटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इससे ये पैलियोंटोलॉजिकल स्टडी से हम लोगों को पता चलता है कि वो जो फॉसिल्स जो है वो कितने पुराने हैं या कितने साल पुराने हैं, वो हम लोग अभी पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो पैलियोंटोलॉजी मतलब क्या, पैलियोंटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं यहाँ पे। तो फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी इज़ जॉर्ज क्यूवियर, ये इनको फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी बोलते हैं। और एंड फॉसिल्स मीन्स रिमेनेंट्स, वो तो पता ही होगा फॉसिल्स मतलब क्या, रिमेनेंट्स ऑफ डेड एनिमल्स और एनी ऑर्गेनिजम्स विच गॉट बरीड अंडरग्राउंड लैक्स ऑफ ईयर्स अगो। जैसे कि बहुत साल पहले जो डेड एनिमल्स थे वो ज़मीन के नीचे दफन हो गए, तो उनका कन्वर्जन किस में हुआ, फिर फॉसिल्स में हुआ। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे वैसा दिया कि फॉसिल्स मीन्स रिमेनेंट्स ऑफ डेड एनिमल्स और एनी ऑर्गेनिजम्स विच गॉट बरीड अंडर द ग्राउंड लैक्स ऑफ ईयर्स अगो। ठीक है, तो टेक्निक ऑफ नोइंग हाउ ओल्ड द फॉसिल इज कॉल्ड एज द कार्बन डेटिंग। तो ये अभी हम लोग आगे जो देखेंगे कार्बन डेटिंग मतलब क्या, लेकिन वो प्रोसेस मतलब वो कितना पुराना फॉसिल है, कितना साल हो गया उस एनिमल को मरने के बाद अभी कितना साल हो रहा है उसको, तो वो हम लोग इस प्रोसेस से कार्बन डेटिंग से पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है कार्बन डेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इट वॉज डेवलप्ड बाय, ये कार्बन डेटिंग कौन से साइंटिस्ट ने डेवलप किया था, विलार्ड लिबी। ये आप नाम याद रख सकते हो क्योंकि आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है। इट वॉज डेवलप्ड बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड विलार्ड लिबी। ठीक है, अभी हम लोग वो प्रोसेस देखेंगे कि क्या होता है। जैसे कि आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, अभी कार्बन के यहाँ पे 2 आइसोटोप्स बोले हैं। जैसे कि फर्स्ट वाला है C12 कार्बन और दूसरा वाला है C14 कार्बन। ठीक है, तो C12 कार्बन जो है वो तो नॉर्मल कार्बन है जो कि हम लोग के बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग यहाँ पे कॉमन कार्बन बोलेंगे, नॉर्मल कार्बन बोलेंगे, जिसमें 6 प्रोटीन्स और 6
6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स होता है, ठीक है। और सेकेंड वाला जो कार्बन है 6C14 जो है उसको हम लोग क्या, वो रेडियो एक्टिव कार्बन होगा जिसमें 6 प्रोटॉन्स होता है और 8 न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो ये रेडियो एक्टिव कार्बन जो है वो किससे बनता है, सन रेज और नाइट्रोजन को मिला के ये C14 बनता है। मतलब कॉस्मिक रेज, सन से आने वाले जो रेज है कॉस्मिक रेज प्लस नाइट्रोजन जब मिक्स होता है तब हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा, C14 कार्बन, ठीक है। तो जब तक एनिमल, अभी ये दोनों कार्बन जो है C12 और C14 ये दोनों भी एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ये दोनों भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है किसके अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अभी क्या होता है, जब ह्यूमन बॉडी डेड हो जाती है, जब एनिमल कोई मर जाता है आफ्टर डेथ, तो क्या हो जाता है, डिकेइंग प्रोसेस ऑफ C14 गेट स्टार्टेड। मतलब दोनों कार्बन्स में से C14, मतलब हमारे बॉडी में कार्बन C14 जो है वो 23% प्रेजेंट होता है, 23%। मतलब रेडियो एक्टिव कार्बन का प्रपोर्शन या जो पोर्शन है वो हमारे बॉडी के अंदर कितना है, 23% है C14। तो उसका क्या होता है, डिकेइंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, डिकेइंग प्रोसेस ऑफ C14 गेट स्टार्टेड। डिकेइंग प्रोसेस मतलब उनका सड़ना स्टार्ट हो जाता है। अगर ये सड़ना स्टार्ट हो रहा है उसका मतलब क्या हो जाता है, उसके अंदर जो भी मतलब रेशो जो होगा C12 और C14 का वो चेंज हो जाएगा, रेशो जो अगर निकालेंगे तब। तो ड्यू टू द डिकेइंग प्रोसेस ऑफ C14 क्या हो जाता है, देयर इज़ अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ C14। मतलब उसका जो नंबर होगा C14 का, जो C14 कार्बन का, वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। और धीरे धीरे जब कार्बन कम हो जाएगा, दिस लेड टू द चेंज इन द रेशियो ऑफ C14 टू C12 रेशोज प्रेजेंट इन द बॉडी। मतलब C14 और C12 का अगर हम यहाँ पे रेशो अगर लेंगे दोनों का, तो जैसे C14 डीके होते जा रहा है, उसका नंबर कम होते जा रहा है, तो यहाँ पे रेशो में भी चेंजेस हम लोग को देखने मिलेगा। अगर अपॉन्स में देखेंगे तो रेशो, तो उससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि अगर C14 बहुत अगर कम हो रहा है, उसका मतलब उस एनिमल को मरे हुए बहुत साल हो चुका है। वो हम आपके यहाँ पे अभी स्टडी में नहीं है कि कैसे पता चलेगा कि कितना प्रोपोर्शन होगा तो कितने ईयर्स होंगे, तो इस आपको स्टडी में नहीं है। लेकिन ये सिर्फ जस्ट बेसिक नॉलेज देने के लिए ये मैंने जस्ट बताया था आपको कि C14 का प्रोपोर्शन जब कम हो जाता है तब उससे पता चलता है कि वो जो एनिमल है वो कितने साल पहले मरा हुआ होगा, तो हम लोग अभी पता लगा सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो है उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, कार्बन डेटिंग, ठीक है। तो ये हम लोग ने अभी देखा फोर्थ वाला पार्ट जो कि था पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है। अभी फिफ्थ वाला जो पार्ट है यहाँ पे बचा हुआ है वो देखेंगे, कनेक्टिंग लिंक्स। मतलब क्या होता है, डू द एनिमल्स आर फॉर्म्ड, एनिमल्स आर फ्रॉम द टू डिफरेंट स्पीशीज, दे शो सेम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मतलब यहाँ पे भले कोई ऑर्गेनिजम्स जो है या कोई एनिमल जो है वो दूसरे स्पीशीज से बिलोंग करता होगा, लेकिन उनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, ऐसा यहाँ पे बोला। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, कनेक्टिंग लिंक्स। समझ रहे हैं, मतलब यहाँ पे ऐसा बोला है कि अगर कोई एनिमल दो डिफरेंट स्पीशीज़ के है लेकिन उनका जो दिखने का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, मतलब उनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, उनका स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट क्या होने वाला है, सेम होता है। जैसे हम लोग अभी यहाँ पे एग्जांपल्स देखेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहला वाला एग्जांपल आपको दिया है कि पैरीपेटस। ये पैरीपेटस कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। वो पैरीपेटस का क्या है, सेगमेंटेड बॉडी है। सेगमेंटेड बॉडी मतलब जैसे अर्थवर्म का होता है ना, लाइंस वाला बॉडी, तो ये सेगमेंटेड बॉडी होता है। उसका थिन क्यूटिकल होता है। क्यूटिकल मतलब एक ऐसा कवरिंग होता है, डेड सेल्स का कवरिंग होता है अपने बॉडी के अराउंड, ठीक है। थर्ड वाला जो दिया है वो है पैरापोडिया, मतलब सॉफ्ट मसल्स फॉर लोकोमोशन। मतलब कोई अगर छोटे अगर आप इंसेक्ट्स देखोगे तो उनको लोकोमोशन के लिए छोटे छोटे जो भी नीचे की तरफ सॉफ्ट मसल्स होते हैं, लोकोमोशन मतलब उनको चलने के लिए, तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, पैरापोडिया। तो ये सब जो है वो पैरीपेटस के अंदर है। तो दीज एनिमल्स शोज ट्रकियल रेस्पिरेशन एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम सिमिलर टू आर्थ्रोपोड्स एंड एनेलिडिया। मतलब ये जो एनिमल है, ये जो पैरीपेटस एनिमल है वो सेम ट्रकियल रेस्पिरेशन एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम शो करता है दूसरे स्पीशीज़ के साथ, जैसे कि आर्थ्रोपोड्स और एनेलिडा के साथ। ट्रकियल रेस्पिरेशन मतलब जो सांस लेने का जो भी स्ट्रक्चर होगा वहाँ पे बॉडी के अंदर, उनके बॉडी के अंदर। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब उनका जो फ्लूइड जो होगा उनके बॉडी के अंदर वो वेसल्स में फ्लो नहीं होता। तो ये ऐसा जो स्ट्रक्चर है उनका सिमिलर है दूसरे एनिमल्स के साथ या दूसरे स्पीशीज़ के साथ, जैसे कि आर्थ्रोपोड्स और एनेलिडा के साथ। तो एनेलिडा और आर्थ्रोपोड्स मतलब एनेलिडा के जो एग्जांपल्स अगर हम यहाँ पे देखें तो अर्थवर्म्स आ सकते हैं, लिचीस आ सकते हैं, उनमें भी सेम है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिल जाएगा। और आर्थ्रोपोड्स मतलब इंसेक्ट्स है, स्पाइडर्स है और फ्लाइज है, मस्कीटोज नहीं बोलेंगे, फ्लाई जो मक्खी होती है ना वो आर्थ्रोपोड्स में आएंगे।
तो ये सारे एग्जाम्पल्स है जिनका कनेक्टिंग लिंक्स किसके साथ आ रहा है, पेरिपेटस के साथ आ रहा है। ठीक है, तो सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि डकबिल्स। डकबिल्स क्या है, ये आपको दिख रहा होगा डायग्राम में एनिमल डकबिल्स। इट ले एग्स बट इट हैज़ द प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स एंड हेयर्स। मतलब ऐसा है कि जो एनिमल्स एग्स देते हैं उनके पास मेमोरी ग्लैंड्स नहीं होते, लेकिन ये एनिमल ऐसा है कि जो अंडे भी देता है और उनके पास मेमोरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है। अभी मेमोरी ग्लैंड्स मतलब ऐसा होता है कि जो यंग वंस को जन्म देते हैं उनको दूध पिलाने के लिए मेमोरी ग्लैंड्स मदर्स के बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो दीज एनिमल्स लेस एग्स लाइक रेप्टाइल्स की तरह वो एग्स ले करते हैं, बट शोज रिलेशनशिप विद द मैमल्स due to presence of memory glands and hairs similar to other animals which gives birth to the young ones। मतलब जो young ones को जन्म देते हैं तो ऐसे एनिमल्स के पास क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है, और जो एग्स ले करते हैं उनके पास मेमोरी ग्लैंड्स नहीं होता। लेकिन ये अगर दोनों एनिमल्स का अगर हम देखें यहाँ पे स्पीशीज़ को कंसीडर करें तो वो दोनों स्पीशीज़ के जो भी खूबियाँ है वो डकबिल्स के अंदर, ये एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सेकेंड एग्जाम्पल था। थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है लंग फिश। लंग फिश मतलब फिश, अगर आपको पता होगा कि फ़िश के पास लंग्स नहीं होते, वो गिल्स होते उनके पास। तो लंग फिश परफॉर्म्स रेस्पिरेशन विथ लंग्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ बिन फिश। मतलब वो फिश होने के बावजूद उसके पास लंग्स है, ऐसा यहाँ पे बोला है। तो दिस एग्जाम्पल्स जो अभी हम लोग ने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा, दिस एग्जाम्पल शोज अस दैट देयर इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज़। ठीक है, अलग अलग डिफरेंट स्पीशीज़ अगर होंगे तो उनका कोई ना कोई जो मतलब एंसिस्ट्रल होगा वो एक कॉमन एंसिस्ट्रल हुआ होगा। ठीक है, तो ये फिफ्थ हम लोग ने देखा जो कि था कनेक्टिंग लिंक्स। आगे लास्ट वाला जो इसका एग्जांपल या जो बाकी है वो है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। वो भी सेम ऑलमोस्ट, अगर एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर अगर आपको पता चलेगा कि एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में एक फर्स्ट स्टेज में अगर हम सबको देखें तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, इन सबका एम्ब्रियो लेवल में अगर कंपैरिजन किया जाए ना तो ये बताना मुश्किल है कि कौन सा एम्ब्रियो कौन से एनिमल का है। ठीक है, अगर आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा तो फर्स्ट जो भी एनिमल का एम्ब्रियो दिया है ऑलमोस्ट सबका जो भी एम्ब्रियल यहाँ पे जो लेवल दिख रहा है फर्स्ट लेवल वो सब सेम है। जब फ्यूचर डेवलपमेंट होता है ना यहाँ पे तो आपको पता चलता है कि कौन सा एम्ब्रियो किसका है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट वाला जो अगर हम देखें यहाँ पे तो वो किसका है, फिश का है। आपको पता चल गया होगा फर्स्ट वाला किसका था। सेकेंड वाला जो था वो सैलामेंडर का था, जो लिजार्ड जैसा होता है उसको हम सैलामेंडर यहाँ पे बोलेंगे। थर्ड वाला जो एम्ब्रियो है वो किसका था, टॉर्टोइस का था। फोर्थ वाला जो है वहाँ पे किसका है, चिकन का दिया हुआ है। देखिए दोनों भी सेम ही दिख रहा है, टॉर्टोइस और चिकन का भी। फिफ्थ वाला अगर देखें तो वो पिग का दिया हुआ है, वो तो पता चल रहा है देखने से ही। बाद में जो दूसरा दिया वो किसका है, काव का है। बाद में रैबिट का दिया है और लास्ट जो है वो ह्यूमन बींग्स का है। मतलब फर्दर डेवलपमेंट होने के बाद हम लोग को यहाँ पे पता चलता है कि कौन सा एनिमल का वो एम्ब्रियो था या कौन सा एनिमल यहाँ पे जन्म लेने वाला है। लेकिन अगर उसका फर्स्ट स्टेज अगर देखें, उसका एम्ब्रियो लेवल का फर्स्ट स्टेज अगर हम यहाँ पे देखें तो हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि वो जो एम्ब्रियो है वो कौन से एनिमल का है। तो इससे भी हम लोगों को पता चलता है कि जो भी इनके एंसेस्ट्रल्स जो हुए होंगे या उनका कॉमन ओरिजिन जो था वो एक ही था। तो हम लोग ने यहाँ पे 6 अलग अलग डिफरेंट एविडेंसेस देखे जिससे हम लोग यहाँ पे ऐसा बता सकते हैं कि सबका, सारे एनिमल्स का, सारे डाइवर्सिटीज़ ऑफ एनिमल्स और सारे डाइवर्सिटीज़ ऑफ प्लांट्स का कॉमन ओरिजिन जो है वो एक ही सेल रहा होगा या कॉमन एंसेस्ट्रल्स जो था वो एक ही था। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।